गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे पाठ 14 आज हमारा पूरा होने वाला है। ये 8वां भाग है वीडियो का। ठीक है, कल हमने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा था, तो आपको ये पूरा याद करना है। पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी, भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बन गई, कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं को जो है समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया, त्रिवर्षीय एक वर्षीय योजना यानी वार्षिक योजना कब बनी, योजना अवकाश किसे कहा जाता है, ठीक है, अनवर्त योजना क्या है, ये सारा जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार वगैरह क्या है, ये सब आपको जो इसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। ये अनवर्त योजना भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखोगे। ठीक है, आगे देखो, आज हमारा टॉपिक होगा नीति आयोग। ये भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का भाग, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग या बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। ये इम्पोर्टेंट डेट, नीति आयोग की स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की समाप्ति हुई और नीति आयोग की स्थापना हुई। ये आप ध्यान रखोगे, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। और क्यों, बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना है कि बदलते भारत के योजना आयोग 1950 से ही बना हुआ था, वो अपना कार्य कर रहा था, लेकिन अब भारत बदला है, अर्थव्यवस्था बदली है, सब कुछ बदल रहा है, तो इसमें भी बदलाव कर दिया गया। योजना आयोग से क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को, और योजना आयोग की समाप्ति कब हुई, वो भी इसी दिन 1 जनवरी 2015 को। तो ये प्रश्न है आपका नीति आयोग। आगे देखो, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है। तो वर्तमान में जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष तो श्रीमान नरेंद्र मोदी ही है, जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है वो ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये ध्यान रखोगे आप। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन है, मोदी जी है। अगर प्रधानमंत्री कोई और बन जाएगा तो वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। ये पदेन पद है, यानी जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, इसको अलग से नहीं चुना जाता। उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार, आप यहाँ पे लिख लो। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। किसके, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांति है। ठीक है, और श्री अरविंद पनगड़िया जो है प्रथम उपाध्यक्ष थे, ये किताब छपी जब वही थे तो उनका नाम है, लेकिन वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम क्या है, डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, और अरविंद पनगड़िया जो प्रथम उपाध्यक्ष है, जब नीति आयोग बनाई 2015 में था ना, तब यही बने थे उपाध्यक्ष। देखो आगे, और अमिताभ कांत जो है कार्यकारी अधिकारी है। तो ये भी एक प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न यहीं पे हो गया कि स्थापना कब हुई, योजना आयोग की समाप्ति कब हुई, ये 1 जनवरी 2015 में। 2 प्रश्न हो गए। फिर ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष का और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का हो गया। अब आगे देखो, यहाँ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल नीति आयोग के सदस्य होते हैं। नीति आयोग के सदस्य कौन कौन होते हैं, एक तो वही कौन, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष जो है नीति आयोग के अध्यक्ष, वो एक उपाध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और उसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल नीति आयोग के सदस्य होते हैं। तो जैसे नीति आयोग का गठन पूछ लिया जाए आपसे कि नीति आयोग का गठन कैसे होता है, या नीति आयोग के गठन को समझिए, तो आप क्या लिखोगे कि नीति आयोग में अध्यक्ष, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होते हैं, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, और इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल नीति आयोग के सदस्य होते हैं। तो ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनके अलावा प्रधानमंत्री,
जो अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन सबसे मिलकर नीति आयोग का गठन होता है। ठीक है, ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल और ये तीन, ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन सबसे मिलकर क्या बनता है, नीति आयोग। आ गया नीति आयोग का गठन समझ में। नीति आयोग भारत सरकार के लिए रणनीतिक तथा दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रम के निर्माण के साथ साथ तकनीकी सलाह भी प्रदान कर रहा है। भारत सरकार, ये इसका कार्य है, नीति आयोग का कार्य, ये भी प्रश्न, नीति आयोग का कार्य क्या है, भारत सरकार के लिए रणनीतिक तथा दीर्घकालीन नीतियां और कार्यक्रमों का निर्माण करना और सरकार को तकनीकी सलाह प्रदान करना। योजना आयोग भी सरकार का की सलाहकारी संस्था था, ये सरकार को जो है सलाह देता था, और नीति आयोग भी वही है। तो तकनीकी सलाह प्रदान करना, दो कार्य हो गए नीति आयोग के। नीति भारत सरकार के लिए रणनीतिक तथा दीर्घकालीन नीतियां और कार्यक्रमों का निर्माण करना और सरकार को तकनीकी सलाह प्रदान करना, ये दूसरा, ये पहला किसका कार्य है, नीति आयोग का कार्य। तो ये क्या हो गया, नीति आयोग का कार्य। कार्य पूछे तो ये यहाँ से, नीति आयोग सरकार के लिए रणनीतिक दीर्घकालीन नीतियां और कार्यक्रमों का निर्माण करता है और सरकार को तकनीकी सलाह प्रदान करता है, ये कार्य हो गया। हर एक लाइन में प्रश्न है इसमें। आगे देखो, ये भारत सरकार के लिए थिंक टैंक है। थिंक टैंक की, भारत सरकार के लिए थिंक टैंक की संज्ञा किसको दी गई है, नीति आयोग को। ये भी प्रश्न है। प्रश्न क्या होगा, भारत सरकार के लिए थिंक टैंक की संज्ञा किसको दी गई है, नीति आयोग को। या भारत सरकार का थिंक टैंक क्या है, नीति आयोग। ये भारत सरकार के लिए थिंक टैंक है, यानी थिंक सोचता है और सलाह देता है, सारा काम यही करता है। अपने सुधार एजेंडे के तहत भारत सरकार ने योजना आयोग को विस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना की है। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। योजना आयोग की जगह, ये किसकी जगह बना है, नीति आयोग। योजना आयोग की जगह जो सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की है, अपना एजेंडे में इसमें सुधार किया है, नया एजेंडा तैयार किया है नीति आयोग के माध्यम से विकास का। सभी राज्य राष्ट्र हित में एक साथ कार्य करें, इसके लिए नीति आयोग एक सर्वश्रेष्ठ मंच है। इस पे भी अंडरलाइन कर लो, सभी राज्य जो है राष्ट्र हित के लिए एक साथ कार्य करें, इसके लिए नीति आयोग जो एक सर्वश्रेष्ठ मंच है। आपको ऊपर पढ़ा था हमने, सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो है इसके सदस्य होते हैं। ये सलाहकारी संघवाद को बढ़ावा, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, ये भी प्रश्न है। कौन सा आयोग जो है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, या सहकारी संघवाद पर आधारित आयोग कौन सा है, तो नीति आयोग है। ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, क्या, कौन, नीति आयोग। ठीक है, ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, तो ये भी प्रश्न हो गया। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाला आयोग कौन सा है, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना के मूल में 2 केंद्र है, ये भी प्रश्न है। नीति आयोग की स्थापना के मूल में कितने केंद्र है, 2। कौन कौन से, पहला टीम इंडिया हब और दूसरा ज्ञान और नवाचार हब। पहला टीम इंडिया हब और दूसरा ज्ञान व नवाचार हब, ये भी प्रश्न हो गया कि नीति आयोग की स्थापना के मूल में कितने केंद्र है, तो कितने हैं, 2। नाम लिखो, टीम इंडिया हब पहला, दूसरा ज्ञान और नवाचार हब। अब इनके कार्य देखो, ये भी प्रश्न अलग से 1 नंबर का बनेगा, तो छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, हर लाइन में प्रश्न है, इसमें ध्यान से देख लो। टीम इंडिया हब राज्य, ये टीम इंडिया हब का कार्य, किसका कार्य है, टीम इंडिया हब का। टीम इंडिया हब राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य करता है। ठीक है, ये टीम इंडिया हब का कार्य हो गया। ज्ञान और नवाचार हब नीति आयोग की थिंक टैंक की क्षमताओं को मजबूत करता है। ये ज्ञान और नवाचार हब जो नीति आयोग की स्थापना के 2 मूल केंद्र हैं, कौन कौन से, टीम इंडिया हब और ज्ञान और नवाचार हब। ये टीम इंडिया हब का कार्य हो गया। क्या, टीम इंडिया हब राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के साथ शामिल करने का, केंद्र सरकार के राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य करता है। और ज्ञान और नवाचार हब जो है नीति आयोग के थिंक टैंक की जो क्षमताएं हैं उसको मजबूत करता है। दोनों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग के टीम इंडिया हब का क्या कार्य है, नीति आयोग के मूल केंद्र टीम इंडिया हब का क्या कार्य है, तो आपको ये लिखना है। ज्ञान और नवाचार हब का क्या कार्य है, इस तरह भी पूछा जा सकता है, तो ये लिखना है। नीति आयोग सहयोगपूर्ण संघवाद पर आधारित एक क्रांतिकारी सुधार है, ये भी प्रश्न है कि सहयोगपूर्ण संघवाद पर आधारित एक क्रांतिकारी सुधार क्या है, कौन सा है, तो कौन सा है, नीति आयोग है। ठीक है, हर एक लाइन में प्रश्न बन रहा है। नीति आयोग आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसमें से प्रश्न भी इस बार तो नहीं आया है।
ठीक है, स्टार बना लो बड़ा सा, इसकी एक एक लाइन आपको याद कर लेनी है। देखो आगे, अब ये पार्ट पूरा हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु आप पढ़ोगे, और महत्वपूर्ण बिंदु में जो भी प्रश्नों के उत्तर है, हर एक महत्वपूर्ण बिंदु किसी न किसी प्रश्न का उत्तर है। जैसे देखो, ये पहला ही राष्ट्रीय आय की परिभाषा है, दूसरा सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा है। ठीक है, राष्ट्रीय आय कहलाता है, ये सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा है। ये प्रति व्यक्ति आय का है कि देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या का भाग देने से प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। इसका सूत्र भी है जो आपको याद करना है। ये देखो, ये भी उत्तर है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा किया जाता है। अब कब से किया जाने लगा है, यह आपको ध्यान में होना चाहिए। सोचो देखो, कब से किया जाता है CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य। अगला देखो, पांचवा बिंदु जो है, ये भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की गतिविधियों को अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की गतिविधियों के आधार पर। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्रों में। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा है? 3। और किसके आधार पर? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के आधार पर। छठा देखो, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? विनिर्माण यानी उद्योग और कल कारखाने आते हैं इसमें। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, ये हमने कर लिया। सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, सेवाओं का सर्जन करता है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु जो है किसी न किसी प्रश्न का उत्तर आएगा आपके। ये आर्थिक वृद्धि से क्या तात्पर्य आ गया? ये आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की अच्छी परिभाषा है यहाँ पर, तो यहाँ से भी याद कर सकते हो आप। एक अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को उपयोग में लेकर निर्धारण लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। ये सारे प्रश्न जितने भी मैंने दिए, अधिकतर आपको आंसर ही मिलेंगे ये सारे। ठीक है, ये आर्थिक नियोजन की परिभाषा हो गई। 11वां महत्वपूर्ण बिंदु। 10वां आर्थिक विकास की परिभाषा। 9वां आर्थिक वृद्धि की परिभाषा। इस तरह 12वां देखो, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाई। कितनी योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं बनी? 12वीं। और पंचवर्षीय योजनाओं का कार्य बना करना किसका कार्य था? योजना आयोग का। और अब नीति आयोग बन गया है। नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाओं की जगह त्रिवर्षीय योजनाएं बनाता है। पहली त्रिवर्षीय योजना 2017 में 5वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई, तो जो है 18 से जो है वो त्रिवर्षीय योजनाएं बनाई है। किसने? नीति आयोग ने। अगला देखो, ये योजना आयोग की समाप्ति करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। तो योजना आयोग की समाप्ति भी 1 जनवरी 2015 और नीति आयोग की स्थापना भी 1 जनवरी 2015। भी कुछ बोल दिया हो तो ध्यान रखना। 14वां देखो, नीति आयोग सरकार के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण तथा सरकार को सलाह प्रदान करने का कार्य करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नीति आयोग का कार्य है। ठीक है, तो प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु किसी न किसी प्रश्न का उत्तर होगा, तो आपको बड़े ध्यान से करने हैं। ये हो गया नीति आयोग का कार्य, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलो, अब ये जो अभ्यास प्रश्न है, आप इनको देखो, पढ़ो, और जो अभ्यास प्रश्न मैंने जो प्रश्न भेजे हैं उनमें आ गए हैं तो आपको नहीं करना है, और कोई कुछ रह गया हो वो आपको करना है। तो ये अति लघुत्राम ये सारे आप देखोगे, अगर मैंने जो दिए हैं उनमें आ गए तो ठीक है, नहीं तो आप करो। और थोड़ा सा आप ये लघुत्रात्मक को भी देखोगे। ठीक है, जैसे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने तथा कब की? सोचो किसने की थी राष्ट्रीय आय की गणना भारत में सर्वप्रथम? दादा भाई नौरोजी ने। इस तरह आप जो है ये भी करोगे, लघुत्रात्मक भी देखोगे सारे के सारे। और जो मैंने दे दिए उनमें आ गए हो तो रहने दो, और कोई नहीं आया हो तो उसको कर लेना। ठीक है, ये पार्ट पूरा हुआ आपका, और ये चैप्टर आपको अच्छे से याद करना है, और इसके और जो होमवर्क है मैं कल दे दूँगी। ठीक है, कंप्लीट की चैप्टर याद हो जाना चाहिए, छोटे छोटे प्रश्न है।